मैं हूं केदार कुमार और आपका स्वागत करता हूं केदार इंग्लिश क्लासेस में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास का और उसमें चैप्टर नंबर 2, 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, उसमें चैप्टर नंबर 2। और अब हम इसकी समरी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा पेपर में करने के लिए। इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्यों और क्या है डेमोक्रेसी? पहली बात तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब लोगों ने ये समझा हुआ है कि जो रूलर है वो कौन इलेक्ट करेगा? इलेक्टेड बाय पीपल। रूलर मस्ट बी इलेक्टेड बाय पीपल। जो रूलर होगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। जो रूलर होगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपको पहला डेफिनेशन के रूप में, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ठीक है भाई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो लोग हैं, लोगों के द्वारा जो है सरकार यानी कि रूलर चुनी जाएगी। जैसे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो क्या हमने चुना था कि भाई अंग्रेज आएंगे और हम पे राज करेंगे? नहीं। लेकिन जो ये सरकार अभी चल रही है आज़ादी के बाद से, वो सरकार तो हमने चुनी है ना कहीं हमारी मर्जी रही है ना उसमें कि भाई हाँ, हमने वोट दिया, तुमने वोट दिया, ज़्यादातर लोगों ने उस सरकार को वोट दिया, तभी तो वो सरकार चल रही है। तो इस तरीके से होता है। आपके सामने डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हुआ था म्यांमार में। म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स। म्यांमार में आर्मी रूल्स जो है वो चल रहा था। डिक्टेटर पिनोचेट रूल। डिक्टेटर थे एक पिनोचेट रूल इन चीले। चीले में पिनोचेट का रूल चल रहा था। और प्रेसिडेंट निकुरमास रूल इन घाना वॉज नॉट डेमोक्रेटिक। आप देखेंगे चाहे वो जितने भी डिक्टेटर रहे हैं, डिक्टेटर नंबर 1 जो कि हमको चीले का बताया गया है, चीले के डिक्टेटर पिनोचेट जो थे भाई, अब वो तानाशाह है। ठीक है, तो क्या वो जनता ने उनको चुन करके तानाशाह कोई जनता बनाती है क्या? जनता तो भाई अपना नेता चुनती है, जनता तानाशाह नहीं बनाती। तानाशाह तो एक बार बन गया, वो हमेशा के लिए बना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नेता क्या है भाई, हमने चुना है, 5 साल बाद उसको हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट निक्रुमा, घाना में प्रेसिडेंट निक्रुमा का रूल वो डेमोक्रेटिक नहीं था। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। अब आप देखेंगे कि जो जनता के द्वारा नहीं चुनी गई है वो क्या कहला रही है। इसके बाद से आप देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। चाहे वो घाना की बात कर लो, चाहे वो चीले की बात कर लो, चाहे वो आप अलग अलग जगहों पर जहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि भाई जनता के द्वारा चुनी नहीं गई है, जनता के द्वारा नहीं चुनी गई है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है भाई। हेरिडेटरी किंग्स जैसे कि नेपाल के राजा, ठीक है, सऊदी अरेबिया के राजा, ये लोग भी डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल जगह पर पैदा हुए हैं, इसीलिए इनको वहां पर राज करने का मौका मिल रहा है। वहां पर इन लोगों को अपनी किसी एबिलिटी की वजह से जनता ने नहीं चुना इनको। ये लोग भाई राजा महाराजा के घर में पैदा हुए हैं, तो ही वो राज कर रहे हैं। इन डेमोक्रेटिक द फाइनल डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। भाई देखो, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन तो उसके पास ही होना चाहिए ना जो कि जनता के द्वारा चुना गया है। जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वही तो इस बात का अधिकारी है कि वो कैसे देश को आगे चलाएगा। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जो थे वो पावर में थे, लेकिन वो क्या थे, वो भाई ऐसे पावर में थे, उन्होंने अपने आप को आर्मी का जनरल खुद डिक्लेयर किया। अब हम इसको भी तो डेमोक्रेसी नहीं कह सकते? कह सकते हैं क्या भाई? वो आर्मी के चीफ थे। आर्मी के चीफ, जैसे भारत में नरवणे है,
ठीक है, तो क्या नरवणे जी को हम चाहते हैं कि वो देश के राष्ट्रपति बन जाए? तुम चाहते हो, मैं चाहता हूं, हम में से 90% लोग शायद उनको नहीं चाहते होंगे, ठीक है, या फिर जो चुने गए नेता हैं वो लोग भी उनको नहीं चाहते होंगे। लेकिन अगर वो खुद सेना पे अधिकार है उनका, और सेना जिसके हाथ में होती है उसी के हाथ में देश भी होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो हुआ, क्या वो डेमोक्रेसी कहलाएगी? नहीं। देखो, एक डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कैसा इलेक्शन होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो लोग भी पावर में हैं उनके हारने के भी उचित चांसेस हों। जैसे कि अगर मैं पावर में हूं, जैसे कि मोदी की सरकार अभी भारत में पावर में है, तो अगर वो जीते या हारे तो उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। यानी कि जो दूसरी ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई और पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इनको एक फेयर चांस तो मिलना चाहिए उनको हराने का। तो जब तक फेयर चांस नहीं मिलेगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। यानी कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। जो लोग पावर में हैं उनके पास एक फेयर चांस होना चाहिए हारने का। फॉर एग्जाम्पल इन मैक्सिको में जब इलेक्शन हुए, have been held every 6 years। 1980 के बाद से मैक्सिको में हर 6 साल के बाद से इलेक्शन होते हैं। बट द सेम पार्टी PRI has won election। Obviously there has been ragging and malpractices with the freedom denied to opposition। लेकिन देखो भाई, सीधी सी बात है, मैक्सिको में 1980 के बाद से हमेशा से चुनाव होते रहे हर 6 साल बाद। लेकिन वहां पर एक पार्टी है PRI एक पार्टी है, वही हमेशा से इलेक्शन जीतती आई है। तो सीधी सी बात है, कोई और पार्टी नहीं जीत रही है तो इसका मतलब है रिगिंग हो रही होगी। यानी कि वोटों की गिनती में रिगिंग हो रही होगी, लोगों को डरा धमका करके वोट डलवाया जा रहा होगा। और मेल प्रैक्टिसेस यानी कि गंदी प्रैक्टिसेस होंगी, यानी कि जो फेयर इलेक्शन है वो नहीं हो रहा होगा। विद द फ्रीडम डिनाइड टू ओपोजिशन, और जो ओपोजिशन है उसके साथ जो फ्रीडम है वो नहीं मिल रही होगी ओपोजिशन को। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको भी हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। ये भी क्या है? डेमोक्रेसी है नहीं है भाई। हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं लेकिन कोई ओपोजिशन पार्टी जीतती नहीं है, क्योंकि वहां पर उनके साथ बुरा जो है वो व्यवहार होता है और गलत तरीके से उनको हराया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल्स विल ascertained by each adult citizen having one vote and each vote has a democratic value। देखो भाई, हर एक वोट की एक वैल्यू होती है, चाहे वो आपका वोट हो, चाहे वो मेरा वोट हो, चाहे वो देश के राष्ट्रपति का वोट हो, सबके वोट की एक वैल्यू होती है। तो 1 वोट एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू। एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो क्या कहती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में। यानी कि जो लोग हैं, लोगों के बीच में पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है आप भी चुनाव लड़ सके, मैं भी चुनाव लड़ सकूं, आप भी जीत सके, मैं भी जीत सकूं, सबको भाई जिसको जनता चाहेगी वो जीते। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ अधिकारों का सेवन करेगी, यानी कि उसको संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कैन नॉट डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग इन द इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में क्या होगा कि मान के चलो आप इलेक्शन जीत गए तो आप वो सब चीजें नहीं कर सकते जो कि आप चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने वो सारे काम किए तो अगली बार सरकार जो होगी वो आपकी हट जाएगी। ये तो खैर 5 साल बाद की बात हो गई, लेकिन आपको जवाबदेह होना पड़ेगा
सरकार के प्रति जो, जैसे कि किसी राज्य में कोई सरकार गलत बन गई तो वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गलत हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकती है। भारत में तो ये प्रोसेस है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स हैं, है ना। डेमोक्रेसी के विरोध में देखो भाई, डेमोक्रेसी के विरोध में हमेशा से कुछ बातें चलती रही हैं, और वो उन बातों में से कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इट क्रिएट इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि लीडर्स जो है ना वो बार बार चेंज होते हैं, हर 5 साल में, हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कोई लीडर मर गया तो फिर मध्यावधि चुनाव कराने पड़ते हैं, बीच में चुनाव कराने पड़ते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल कंपटीशन का एक जरिया बन गया है, जनता की सेवा करने का जरिया नहीं बन गया है, पॉलिटिकल कंपटीशन का जरिया बन गया है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, भाई अब नैतिकता की कोई जगह वहां पर नहीं रह गई है। डेमोक्रेसी के अंतर्गत बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन वो जल्दी सॉल्व नहीं होते, डिले होता है, इससे पूछो उससे पूछो, इसकी परमिशन उसकी परमिशन, ठीक है, टाइम लग जाता है। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो कई बार नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कई बार जो हमारे देश में सिस्टम है ना, अनपढ़ आदमी भी कुछ भी बन सकता है, मंत्री मुख्यमंत्री, तो उसको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता जनता की जरूरत, और कई बार पढ़े लिखे लोग भी गलत तरीके से जो है वो देश की सेवा करते हैं, मतलब कि अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। फिर करप्शन जो है वो इंक्लूड हो जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि भाई लोगों को क्या क्या पता चलता है कि भाई इलेक्टोरल करप्शन, जैसे कि वोट डालते टाइम पर ही आपको 500 रुपए देंगे, है ना, और आपको बोलेंगे कि बहन जी आप हमको वोट देना, कोई किसी को 1000 रुपए देंगे, आप हमको वोट देना, तो जो पैसे लेगा वो तो वोट देगा ही। तो ये भी एक इलेक्टोरल करप्शन है। कैसा करप्शन है? इलेक्टोरल करप्शन है। इलेक्टोरल करप्शन का मतलब है कि भाई इलेक्शन के टाइम पे होने वाला करप्शन। आमतौर पर जो लोग होते हैं, लोगों को ये नहीं पता चलता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, सो द डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। कई बार जो लोग हैं, लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई उनके लिए क्या सही है, ठीक है। हर एक आदमी की सोच अपने लिए अलग होती है, तुम्हारी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, तो भाई अब मेरे सोच के हिसाब से और तुम्हारी सोच के हिसाब से, मेरे हिसाब से बीजेपी को जिता दो, तुम कहोगे नहीं अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बना दो, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। तुम्हारी सोच मेरी सोच दोनों में डिफरेंस हो सकता है, और हम लोग आम आदमी हैं और देश में आम आदमियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको अक्सर पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी भलाई का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा, डेमोक्रेसी किस तरीके से हो सकती है और डेमोक्रेसी का क्या क्या फायदा होता है, और डेमोक्रेसी को हम लोग किस तरीके से यूज में ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।